हेलो गाइस, मैं शालिनी सांगवान। आज का हमारा केमिस्ट्री का रिवीजन के लिए टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। हमारे एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कैसे अरेंज होते हैं? न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं जिनको, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारा एटम न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं रहेगा और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। कोई भी एलिमेंट की हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक्स ए जेड, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा मास नंबर है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये याद रखना है आपको। एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियस में जो है हमारे एटम का मोस्टली जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, जिस वजह से हमारा मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा मास नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन तो जितना जेड होगा उतना हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ए माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? जो जेड होता है, जेड माइनस चार्ज, हमारा कोई एक एटम दिया गया है, उस पर कोई भी चार्ज दे दे, -3 या +2, तो क्या होगा? जो भी इसका मान लो इसमें 6 जेड इसका 6 है एटॉमिक नंबर, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 माइनस चार्ज -3, तो 6 माइनस माइनस +3 हो गए, +3 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम, इसमें मान लो है 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 9 जेड माइनस चार्ज -2, तो 9 माइनस 2 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, जो जेड हो गया 6, ये तो प्रोटॉन है क्योंकि जेड प्रोटॉन होता है। ओके, जो चार्जलेस पार्टिकल होता है जिसमें कोई ऊपर चार्ज नहीं होता, उसमें न्यूट्रल एटम में या चार्जलेस एटम में हमारा जेड प्रोटॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये वाला हमारा तब लगेगा जब चार्ज्ड पार्टिकल हो, कोई एनायन हो या कैटायन हो। ठीक है, एनायन क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज एटम जो होता है। कैटायन हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लो ये हमें एक एलिमेंट दे दिया गया, सी जेड इसका 6 है, ए इसका 12 है, चार्ज इसमें -3 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जेड के इक्वल, तो कितना होगा? 6। ये न्यूट्रल नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 नहीं होगा। अगर ये न्यूट्रल होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाता। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, ये अलग चीज़ है। चार्ज वाला ऊपर वाला नहीं देखना, ऊपर वाला मास नंबर और नीचे वाले एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। ठीक है, ए माइनस जेड, 12 माइनस 6 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है अपना? 6 माइनस और -3 चार्ज है, तो 9 हो गया। अब जैसे इसमें आ गया प्रोटॉन हमारा जेड है, 6 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे 6 आ गए। देखो कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज होता है, जेड हमारा क्या है? 6 माइनस चार्ज कोई नहीं है, तो 0, 6 माइनस 0 6 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, 12 माइनस 6 6 हो जाएंगे। सॉरी, अब नेक्स्ट हम देखेंगे
ऑक्सीजन दे रखा है, Z दे रखा है 8, A दे रखा है 16, +2 4 दे रखा है। तो P क्या हो गया हमारा 8 हो गया। न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे 6 - 8, 8 ही हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा Z- चार्ज, तो 8 - 2 तो 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमारे उसमें क्या होता है, Z सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होंगे सबके। जैसे ये हमें हाइड्रोजन के आइसोटोप दिए गए हैं, इसमें सबका 1 1 1 है Z, ठीक है, सेम है, तो ये आइसोटोप्स हो जाएंगे। आइसोबार इसमें नीचे वाला सेम हो जाएगा, आइसोबार्स में ऊपर वाला सेम हो, मतलब मास नंबर सेम हो जाएगा, ए सेम हो जाएगा। जैसे ये हमें एग्जांपल दिया गया है, Z इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन A इसका 4 है, इसका 4 है, दोनों सेम है, तो इसे हम आइसोबार बोल देंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो होते हैं जो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये हमें काउंट करने होते हैं Z- चार्ज लगाकर, जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नाम से पता लगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आइसो बार, बार मतलब कोई भी हम डिजिट लिखते हैं, बार क्या होता है जो ऊपर हम ऐसे बार लगाते हैं, तो आइसो बार में मतलब ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ठीक है। आइसो न्यूट्रॉन्स, नाम से पता लग रहा है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे। न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, A - Z इक्वल होने चाहिए, वो हमारे आइसो न्यूट्रॉन्स में आ जाएंगे, और इन्हें हम आइसोटोनिक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमारी एनर्जी जो होती है H × म्यू होती है। H हमारा हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है 6.626 × 10⁻34, ठीक है। और हम देखेंगे जो म्यू होता है हमारा फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, म्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है, उसका फॉर्मूला होता है c/λ। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो हम म्यू की जगह रख देंगे c/λ, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के फ्रिक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के वेवलेंथ की। H कांस्टेंट होता है, C भी कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए कि कैलकुलेट एनर्जी, जिसमें वेवलेंथ हमें दे रखी है 5.862 × 10⁻16 मीटर। तो हम फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला, E = hc/λ। H की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है, हमें याद रखनी है। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। HC का जहाँ पे भी प्रोडक्ट आ जाए ना, उसमें आप इसको सोल्व करेंगे 6.626 × 3 को डायरेक्ट आप रख दें 19.8 × 10⁻26 अपॉन में लैम्डा हमारा ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा HC 19.8 × 10⁻26 अपॉन में लैम्डा 5.862 10⁻16। इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। एनर्जी जो होती है उसको हम लिखते हैं Nhμ भी लिख सकते हैं। N क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स हमेशा इंटीजर होंगे, मतलब n 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट्स में नहीं आएंगे कभी भी ना, अपॉन में आएंगे, ठीक है। तो जैसे हमें एनर्जी दे दी जाए, बोल दिया जाए 2.5 hμ, तो ये हमारी गलत होती है, ठीक है। जो प्लैंक्स एनर्जी है हमें बोल दिया जाए 5/3 hμ, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। E हमें दे दिया जाए 7 hμ, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर होगा, n हमारा इंटीजर होगा, और वो हमारे होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। नेक्स्ट हमारा आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल।
इसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे रेडियस का, जैसे कि 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड। जेड हमें पता ही एटॉमिक नंबर होता है, एन हमारा शेल होता है या ऑर्बिट होता है। ठीक है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो हमें गिवन होगा, 6th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट। ठीक है, और ये हमारी जो वैल्यू आती है रेडियस की एंगस्ट्रॉम में आती है, और मैंने पहले भी बताया था 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने सारी लेंथ की मेजरमेंट बता रखी है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा होगा c/137 z/n। z हमारा एटॉमिक नंबर, n हमारा शेल, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 137 से डिवाइड कर देंगे। ये वाले फॉर्मूले से आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। एनर्जी जो हमारी होती है -13.6 इंटू में z²/n²। z हमारा एटॉमिक नंबर, n हमारा होता है शेल। इस हिसाब से देखेंगे, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, शेल इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जितनी शेल बढ़ती जाएंगी, शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होता जाएगा, तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। वैसे तो हमने देखा ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस में कम, इसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब डिजिट्स अगर माइनस में कम होते जाएंगे, मान लो ये -3 है, -2 है, -1, तो डिजिट जितनी कम होती जा रही है माइनस में, वही तो वैल्यू बड़ी होगी ना। तो इसलिए हमारे जितना n बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेडियस पे आते हैं। रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 0.529 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 0.53। रेडियस इज इक्वल टू 0.53 n²/z। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें कुछ सीरीज देखनी है, जैसे कि हमारी होगी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। आपको बस ये याद रखना है, लाइमन सीरीज जो होती है हमारी यूवी रीजन में विजिबल होती है, और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में होती है, और पास्चन, ब्रैकेट, और इसके बाद आता है पिफंड, ये तीनों हमारी इंफ्रारेड में विजिबल होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन से रीजन में कौन सी सीरीज विजिबल होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम फिजिक्स के जो चैप्टर है एटम मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे विद फॉर्मूलाज, वहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो लैम्डा वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के, h/p, और h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी भी लिख देते हैं, तो h/mv हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या हमारा एरर बताता है, किसमें, पोजीशन में और मोमेंटम में। क्या होता है, पोजीशन इनटू मोमेंटम वो ग्रेटर देन और इक्वल होते हैं h/4p के। मोमेंटम में हमने देखा कि मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो Δx डॉट Δm इंटू v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4p। इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, मान लो पोजीशन की वैल्यू दे दी जाएगी, एरर इन पोजीशन, या वेलोसिटी की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। h हमारा हमें कांस्टेंट होता है 4, एक डिजिट है, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14 होती है। ठीक है, या फिर इसमें भी हमें या तो मास और लैम्डा की वैल्यू दे दी जाए, वेलोसिटी की निकालिए। मतलब ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है या वहाँ पे गिवन होगी, और हमें कोई थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्वांटम नंबर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम देखेंगे क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, n, l, m, s। n हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n l हमारा होता है
अजीमुथल क्वांटम नंबर, m हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो कोई भी हमें ऑर्बिटल दिया गया, ठीक है, मान लो हमें लिख दिया 4p, तो जो 4 है हमारा ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p हमारा l है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तीनों अलग अलग, इनको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। 4 हमारा हो गया m, p हमारा हो गया l, p के हमारे जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, उन्हें हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, n कभी भी 0 नहीं होता, 1 to इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है। l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, अगर n हमारा 4 है तो l कभी भी 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा, 3, 2, 1 या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये 0 भी हो सकती है क्योंकि ये 1 से होती है तो 1 ये इससे कम होगी, -1 तो ज़रूर होगी, तो हमारी ये 0 से स्टार्ट होगा। मान लो ये हमें यहाँ n3 दे रखा है, तो हमारी l की वैल्यू कभी भी 3 नहीं आएगी, या तो 2 आएगी या 1 आएगी या 0 आएगी, ठीक है। n हमें बताता है एनर्जी, l हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, m हमारा बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और s हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताती हूँ अब कैसे आगे। पहले तो ये देखना है एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट होगी। अब n देखते हैं, n हमारा क्या होता है, शेल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल या ऑर्बिट बोल देते हैं इसको, या ये 1 to इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है, ये एनर्जी को डिफाइन करता है, ठीक है। इसे हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना लिख के k, l, m, n, o भी लिख सकते हैं। 1 को हम k, l को 2, m को 3, n को 4, o को 5 लिख सकते हैं। l हमारा सब शेल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू याद रखनी है। s की वैल्यू 0 होती है, p की 1, d की 2, S P D F G H, S P D F G H 0, 1, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, S P D F G H 0 से स्टार्ट होगी इनकी वैल्यू, ठीक है। M की वैल्यू हमारी -L2 + L हो सकती है, ठीक है, कैसे, अब और M क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। मान लो हमें कोई P ऑर्बिटल दे दिया गया, सॉरी P सबशेल दे दिया गया, P में हमारी क्या है 1, L, तो हमारी m की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L, मतलब l हमारा 1 है p का, तो -1 to +1, तो -1 फिर बीच में 0 आएगा, देन +1, ठीक है। कैसे होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो l सबशेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी, px, py, pz, जिनमें से एक की वैल्यू -1 होती है, एक की 0 होती है और एक की +1 होती है, ठीक है, ये ऐसे होता है। अगर हमसे पूछें डी और डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो एल की वैल्यू क्या है, 2 है, 2, तो इसमें वैल्यू कितनी हो सकती है, -L2 + L, मतलब -2, -1, 0, +1, +2, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे हम निकाल सकते हैं। एफ सब शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एस सब शेल में हमारा 1, एक ही ऑर्बिटल होगा, वो होगा 0। अब हम एस, जो कि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, मैंने बता ही दिया, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं होगी।
अब मैंने बताया था जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल होता है जो, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। उनका नाम क्या होता है? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसमें ये याद रखने का है, इन तीनों में जो लोब्स होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोब्स बिटवीन द एक्सिस, और इन दोनों में लोब्स होंगे अलोंग द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस का क्या मतलब है? मान लो हमें डी एक्स वाई बनाना है, तो ये वाई है, ये एक्स है, तो इसमें जो लोब होंगे बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इन दोनों के बीच में लोब्स होंगे। ठीक है। जेड हमने देखा अलोंग द एक्सिस, मतलब ये मान लो हमारा जेड ऑर्बिटल है, तो इसका जो अलोंग, ये एक्सिस है, इसका होगा हमारा ऐसे अलोंग द एक्सिस, इसका मतलब ये। और नेक्स्ट बात ये है कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है। पी में हमने देखा 3 ऑर्बिटल थे, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, अलग अलग एनर्जी नहीं होगी। अब ये हमारे कुछ आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आएंगे, उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले एक बात और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर एड्रेस हमें जो बताता है वो होता है हमारा एस, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आएगा, अगर हमें शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना दे दिया जाए तो हम निकालेंगे 2n²। मान लो हमें दे दिया 2s, तो हमारा इसका n क्या है? हमें बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, तो शेल क्या हो गया? ये n। ठीक है, n क्या हो गया? तो हमारा फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का? 2n²। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू n की वैल्यू क्या थी? 2 का स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा? 8। ऐसे निकालना है। अगर हमें यूँ दे दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल निकालना है, तो क्या होगा? 4l+2। अब जैसे हमें 2s ही दे दिया गया है, तो l इसमें क्या है? s में l की वैल्यू क्या थी? 0। s से स्टार्ट था, s p d f, तो 0 से स्टार्ट है l की वैल्यू। ठीक है, 0, तो 4l 0 + 2, तो कितना हो जाएगा? 0, 4 इंटू 0 0 + 2 मतलब 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल मतलब एस वाले में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे निकालना है। अब हमें दे दिया जाए सब शेल में ही, याद रखना है शेल में पूछा है या सब शेल में पूछा है। सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ लें तो हमारा 2l+1, जैसे कि मैंने बताया था कि 3p दे दिया। p में हमारे ऑर्बिटल्स कितने? p में क्या वैल्यू होती है l की? 0 1। l की वैल्यू कितनी है? 1। ऑर्बिटल कौन बताता है? हमारा m। तो m की वैल्यू क्या होती है? -l2 + l, तो क्या हो जाएगा? -1 0 + 1 3 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2l हमारा क्या है? 1 + 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3। इससे भी 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं और इससे भी 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू है -1 0 एंड +1। ठीक है, ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट हमारे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आए थे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालेंगे तो उसमें हमारा आएगा n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। एंगुलर नोड हमारा क्या होता है? l होता है। ठीक है, रेडियल नोड हमारा जो होता है n-l-1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अज़ीमुथल क्वांटम नंबर -1। 4s में हमारा पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, तो n क्या हो गया? 4 -1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? 3 हो गए। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसी में एंगुलर नोड कितना हो गया? l क्या है हमारा? s, और s में l की वैल्यू क्या है? 0, तो हमारी जो एंगुलर नोड हो गई वो 0 हो गई। रेडियल नोड पूछा जाए इसमें तो n-l-1, n कितना है? 4, l कितना है? 0 -1 3 हो गई। ठीक है,
अब हमारे कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसमें क्या करना है। एक पहला रूल है ऑफ-बॉउ प्रिंसिपल। इसमें क्या हमें बताया है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग वो कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जिसकी एनर्जी कम है पहले उसकी फीलिंग होगी, फिर जिसकी ज़्यादा है फिर फीलिंग होगी, फिर जिसकी सबसे ज़्यादा है फिर सबसे लास्ट में उसकी फीलिंग होगी, ठीक है। और एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, n+l से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। हमें दे दिया जाए 1s 2p 4d 3p। एनर्जी कैसे निकालेंगे, n+l, n इसका क्या है 1 + 0, तो n+l कितना हो गया 1, 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 1 4। तो सबसे कम एनर्जी हो गई 1s की, फिर उससे ज़्यादा हो गई 2p की, फिर उससे ज़्यादा हो गई 3p की, देन हो गई हमारी 4d की। तो हमारी सबसे पहली फिलिंग होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर सबसे लास्ट में इसकी। सॉरी, एनर्जी हमारी इनकी ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसमें क्या होगा, जैसे हमने p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल देखे थे, मान लो ये p ऑर्बिटल है, इसमें फिलिंग हुई इसकी, देन इसके आगे फिलिंग इसकी दोबारा नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पहले इन तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, और पेयरिंग स्टार्ट होगी ओके, ऐसे नहीं होगा, मान लो इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, देन फिर इसमें आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और पहले जो स्टार्ट होगी इसमें आएगा, सेम ही इसी डायरेक्शन में नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, इसी डायरेक्शन में फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, देन पेयरिंग होना स्टार्ट होगी फर्स्ट वाले से, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाएंगे सब में, और डी ऑर्बिटल में ऐसे होगा, इसमें 5 ऑर्बिटल थे, सब में पहला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स में, देन सेम डायरेक्शन में, देन उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं होंगे, ये मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे n, l, m इन तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, ऑलवेज डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो एक की वैल्यू होगी +½ एक की होगी -½ ठीक है, कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं होते। NLM की सेम हो सकती है, लेकिन S की हमेशा डिफरेंट होगी। मान लो देखो 4d, और इसमें भी कौन सा वाला ऑर्बिटल दिया गया हमारे XY, तो हमारा n की वैल्यू सेम हो गई, d की वैल्यू सेम हो गई, n तो है ही 4, d की वैल्यू हमारी क्या होती है, l = 2 होता है, सेम हो गई। XY हमारा मान लो इसमें ये XY ऑर्बिटल है, ठीक है, 4 इसमें सेम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का n सेम हो गया, l सेम हो गया जो कि d है 2, हमारा XY जो है वो सेम हो गया, मान लो ये हमारा आ गया -2, जो कि -2 से +2 हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, लेकिन S या तो +½ होगी या फिर -½ होगी, क्योंकि या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। अब हम इसके PYQ देखेंगे, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। All the 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals। तो हमारा साइज कौन बताता है, n, तो साइज इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, ठीक है। d हमारा शेप, l हमारा शेप बताता है, n हमारा साइज और एनर्जी बताएगा, l हमारा शेप बताएगा,
ठीक है। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, जो कि सब में d होगा, टू द रिस्पेक्टिव d ऑर्बिटल। तो शेप d बताता है हमारा, तो दोनों का शेप सेम होगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। मैंने बताया था जब पांचों ऑर्बिटल होंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होती है। द शेप ऑफ dx by dyz dzx orbitals are similar to each other and dx square minus y square and dz square इन दोनों की शेप सिमिलर होगी। गलत है ये, इन पांचों की ही सिमिलर होगी, तो इनकरेक्ट ये हो गई। नेक्स्ट हमारा था इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर एटम, रेडियस की मैंने बताई थी 0.53 n स्क्वायर बाई z। रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, n की वैल्यू दी गई है 2, तो 0.53 2 का स्क्वायर, हीलियम का जो z होता है वो 2 होता है। ये हमें इसकी वैल्यू दी गई 10 इज 0.105.8 एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन लिथियम आयन। तो हमें रेडियस बतानी है किसकी, 0.53, n कितनी दी गई है 3 का स्क्वायर अपॉन z लिथियम का क्या होगा 3। तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे आपस में और हमारी r की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारा था पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, speed of light दी गई है, हमें क्या गया फ्रीक्वेंसी दी गई है c दिया गया है, हमें क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है। मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रीक्वेंसी का क्या होता है c बाय लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 1368 किलो हर्ट्ज इंटू 10⁻³ किलो को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे। c हमारी होती है 3 × 10⁸ और हमें लैम्डा निकालना है, इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड बनाना है 3s ऑर्बिटल में। एंगुलर नोड हमने देखा था L होता है, तो इसका L क्या हो जाएगा S की वैल्यू क्या होती है 0 होता है। एंगुलर नोड हमारा हो गया 0। रेडियल नोड हमारा क्या होता है n माइनस L माइनस 1, n इसमें क्या है 3 माइनस 0 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो 0 and 2 रिस्पेक्टिवली। 4d 5p 5f 6p इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो 4d की वैल्यू 2, n प्लस n फॉलो करेंगे, 5p की वैल्यू 1, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये देखना है ये भी 6 है ये भी 6 है, तो हम कैसे बताएंगे इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे n, तो n जिसका छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो हमारी 4d कम होगी 5p से, ठीक है। अगर हमारी n प्लस l इक्वल निकलेगी तो हम n को देखेंगे, फिर n जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। 5 f क्या हो गई हमारी 3 8 6 प्लस 1 7, इसको हम अरेंज करेंगे, ये हमारी सबसे कम, देन 7 आ जाएगी 6p, देन हमारी 5f, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन डी इसका ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। 3 एंगुलर नोड्स मतलब एंगुलर नोड क्या होता है L, और L की वैल्यू किसकी 3 होती है 0 1 2 3 S P D F की होती है। तो हमें वैसे तो ऑप्शन से पता लग रहा है कि हमारा आंसर ये होगा, एंगुलर नोड से ही पता लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे 3 आने चाहिए, n माइनस L माइनस 1, n क्या है 4, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं n माइनस 1, तो n क्या है 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 3। तो 3 एंगुलर नोड आ रहे हैं इसमें और 3 ही टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं, तो आंसर सी। तो गाइज ये आज का हमारा रिवीजन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।